नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और ये क्लास जो है वो सामान्य विज्ञान की ऐसी क्लास है। टॉप 50 प्रश्न हैं इसमें, और ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपकी आगामी सभी परीक्षा, चाहे यूपी SSSC, लेखपाल, ARO, RO, PSC, PCS, NTA, नेट, सीटेट, PC सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जितनी भी परीक्षाएं आपके इस साल में होने वाली हैं वो सब में आप देखेंगे कि ये प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो आप समझिए कि विज्ञान से आने वाले प्रश्न आपके पूरी तरह से सॉल्व हो रहे हैं। इसकी हम 3 श्रृंखलाएँ लेकर आ रहे हैं दोस्तों। हमारे चैनल पर इससे पहले सामान्य विज्ञान की 2 महत्वपूर्ण क्लासेस और जो है चलाई गई हैं। हम ये 3 क्लासेस और लेके आ रहे हैं, और इन क्लासों में आप देखेंगे कि आपके लिए जितने भी विज्ञान से आने वाले प्रश्न हैं वो सब इसमें समाहित मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है दोस्तों? U-237, U-238, U-235 या U-239। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों कि U-239 का प्रयोग जो है ये परमाणु में किया जाता है। परमाणु बम बनाने में अगर किसी का प्रयोग किया जाता है तो परमाणु बम बनाने में प्रयोग किया जाता है U-209 का। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार? तो हम सभी जानते हैं कि जो सोनार का प्रयोग है, ये जो महासागर में उसमें डूब जाती हैं तो इसका पता हम लोग किससे लगाते हैं? सोनार से लगाते हैं। ये आपके लिए सही आंसर इसका हो जाएगा। और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। आप इन हमारी विज्ञान की ये 50 प्रश्न आप देखें, आपको बिल्कुल बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये सूची आपको मिलान करना है। सूची 1 को अमीटर का संबंध क्या दाब से है, हाइग्रोमीटर का संबंध भार से है, या बैरोमीटर का विद्युत धारा से है, या स्प्रिंग तुला का सापेक्ष आर्द्रता से है? तो दोस्तों इसमें हमने बिल्कुल आपको हिंट दिया है कि अमीटर का संबंध जो है विद्युत धारा से है। मतलब ये ऑप्शन ए में तीसरा, ऑप्शन ए में तीसरा कौन सा है दोस्तों? आप यहाँ पे देखें तो ये क्वेश्चन जो बी है इसका आंसर ये सही आ रहा है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता नापता है तो हाइग्रोमीटर में B4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद बैरोमीटर जो है वो दाब का मापन करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि सी में पहला आ जाएगा। और स्प्रिंग तुला क्या मापती है दोस्तों? तो स्प्रिंग तुला मापती है भाप। ये आपके लिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि इसमें अमीटर का संबंध विद्युत धारा से है, हाइग्रोमीटर का संबंध सापेक्ष आर्द्रता से है, बैरोमीटर से हम लोग दाब को नापते हैं, और स्प्रिंग तुला से भार को नापते हैं। ये इसका सही मिलान हो जाएगा और ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से? तो इसका जो हाइग्रोमीटर की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों वो इसी ऑप्शन बी इसका सही है, जो है हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता का मापन होता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों कि रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों क्या? टैकोमीटर, एक्टीमीटर, लैक्टोमीटर या स्फिग्नोमैनोमीटर? तो ऑप्शन डी जो इसका है दोस्तों वो सही है। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर काम करता है वह जो है कौन सा सिद्धांत है? व्यतिकरण, परावर्तन, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण या कि अपवर्तन? तो इसका ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये सही है। ऑप्शन सी में इसमें ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण जो होता है ये स्टेथोस्कोप में, जब डॉक्टर साहब बैठ के जो है मरीज के बिल्कुल ये आला जो लटकाए रहते हैं वही आला है, और उसको सीधे आप देखेंगे पीठ से चिपकाते हैं, कभी सीने से चिपकाते हैं। तो ये ध्वनि तरंगों का जो अध्यारोपण होता है उसी से ये जो है डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत पर काम करता है। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आप देखें इनको कि ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का
एक यंत्र है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। कलाई में पहनने वाली घड़ियों, पॉकेट कैलकुलेटर में व प्रदर्शन युक्तियों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक अगर गिरावट आती है तो ये किस बात का संकेत है दोस्तों? तो ये तूफान आने वाला है, ये तूफान का संकेत है अगर वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक जो है गिरने लग जाए तो। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप देखेंगे कई बार ये आपको परीक्षाओं में देखने को मिले हैं कि दूध का घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या कि थर्मामीटर। तो ये जो ऑप्शन सी इसका है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी लैक्टोमीटर के द्वारा जो है, ये जो लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर से हम दूध का घनत्व को नापते हैं। आगे देखिए दोस्तों, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो भूकंप, समुद्र की गहराई, वर्षा या ध्वनि की तीव्रता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही है। ऑप्शन बी, समुद्र की गहराई फेदोमीटर से नापी जाती है। अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अल्टीमीटर का प्रयोग किसे नापने में किया जाता है? वायु दाब, वायुमंडलीय दाब, समुद्र की गहराई, ऊंचाई या ध्वनि की तीव्रता। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है, ऊंचाई नापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। या आप बिल्कुल दिमाग में इसको बैठा लीजिए। और आगे देखते हैं दोस्तों कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि अधिक लंबा हो जाएगा, अधिक छोटा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा या कि वही रहेगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन सी सही है कि जब भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती आती है तो उसकी जो लौ निकलती है दोस्तों, वो आप देखें कि वो लौ धीरे धीरे ऐसे ऐसे गोलाकार हो जाती है। तो यही है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? गोला हो जाएगा। दोस्तों इसको आपके तीनों विज्ञान से, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्न इसमें समाहित हैं। अगला प्रश्न आप देखें कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर आने पर वो हल्की हो गई है, या पानी से बाहर आकर अपनी स्थिरता खो बैठी है, या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन ए इसका सही है कि जैसे जो है कुएं में डूबी रहती है, कुएं के जल में, और जब जल से आप उसको बाल्टी को बाहर निकालते हैं तो जैसे रस्सी खींचना चालू करते हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा भार लगता है कि बाल्टी बहुत भारी हो गई थी है, जो पानी के नीचे बहुत ही हल्की महसूस हो रही थी। ये टॉप 50 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, वो वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब की वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार होने के कारण। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ये है कि जब हवाई जहाज ऊपर जाता है तो जैसे जैसे ये आप देखेंगे 30,000 40,000 फीट की ऊंचाई पर जब ये उड़ रहे होते हैं तो इसमें वायु दाब की कमी हो जाती है, और इसलिए हमारे पेन में जो हम लोग जेब में पेन रखे रहते हैं वो पेन की स्याही धीरे धीरे जो है वो गिरने लगती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वायु दाब की कमी। आगे देखें दोस्तों, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोणीय संवेग सिद्धांत पर, रेखीय संवेग सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान। तो इसका जो सही इंजन है कि जेट इंजन जो होता है दोस्तों वो रैखिक संवेग संरक्षण के जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे आपने अगर ये क्लासेस हमारी देख ली तो विज्ञान से आपका प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? सूर्य क्या है दोस्तों? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, या कि पृथ्वी जब नज़दीक चली जाएगी तो सूर्य से जल के भस्म हो जाएगी, या हमारे वर्ष की अवधि में कमी हो जाएगी, या पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ये सही ऑप्शन है इसका सी, कि हमारे वर्ष हैं जो 365 दिन होते हैं, ये साल के वर्ष क्या हैं, ये कम हो जाएंगे अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 या 1/4 कम हो जाए। तो इसे अब आपको याद रखना है, और ये आपको याद हो चुका है। अगला है दोस्तों कि लोहे की एक गेंद जिसका भार पृथ्वी पर 10 किग्रा है, अगर वो अंतरिक्ष में चली जाए तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा दोस्तों? क्या वो 10 किग्रा से कम हो जाएगी,
क्या 10 किग्रा से अधिक हो जाएगी या 10 किग्रा ठीक रहेगी या 0। तो दोस्तों लोहे की जो गेंद है इसका भार अगर पृथ्वी पे 10 किग्रा है तो ये जब अंतरिक्ष में जाएगी तो अंतरिक्ष में भार इसका हो जाएगा 0। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, आयतन बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या कि वही रहता है। आप इसको सोचें और इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या है दोस्तों, कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या हो जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है, उसका आयतन घटता है। दोस्तों किस ताप पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है, -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस या कि -8 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होगा। ये इसका ऑप्शन सी सही है, इसे आपको याद रखना है। और बिल्कुल आप इस क्लास को 2 बार देखें, आपको ये सभी प्रश्न जो है अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का जो सिर है वो पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है। स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व या जड़त्व आघूर्ण या द्रव्यमान। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी इसमें सही है कि गति का जड़त्व के कारण जैसे ही ट्रेन चलना आरंभ करती है तो एक यात्री जो उसमें पीछे बैठा रहता है और ट्रेन जब चलना प्रारंभ होती है तो हमारा सिर पीछे को लड़ जाता है। ये गति के जड़त्व के कारण होता है कि गाड़ी वहाँ रुकी रहती है और जैसे ही अपना जो स्थान को छोड़ के आगे बढ़ती है तो हम लोग हमारी शरीर पीछे की ओर चले जाते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि उसके पंख बहुत मजबूत होते हैं, उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं, वह पराश्रव्य तरंगें उत्पादित करती हैं या कि वह रात्रिचर होते हैं। तो दोस्तों चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ते हैं ये बिल्कुल आप रात में देखिए कि चमगादड़ लोग सीधे जो है कहीं से टकराते भी नहीं हैं। और ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि ये पराश्रव्य तरंगें उत्पादित करते हैं जिसके कारण से इनको देखने की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं पराश्रव्य तरंगों से ही सामने जो कोई भी रुकावट आती है तो यहाँ से अपनी दिशा बदल के इस दिशा में दूसरी दिशा में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें अगला दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पशु नस्ल जो है दूध का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करती है। यह एक पशु है ब्राउन स्वीप, होल्स्टीन, डच पटित या ब्लार कॉप। तो जो दोस्तों ये होल्स्टीन है, ये होल्स्टीन जो है ये सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है। ये पशु का एक ऐसा नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा कि जो है होल्स्टीन जो पशुओं की नस्ल है ये सर्वाधिक दूध देती है। ये बिल्कुल आपके CGPSC में पूछा गया प्रश्न है और ये कई बार रिपीट हुआ है। आप जो है 10 पेपर उठा के देखें तो ये जरूर आपको मिल जाएगा सर्वाधिक दूध देने वाली जो है पशुओं की नस्ल के बारे में। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है, जो है 60%, 70%, 80% या 90%। तो दोस्तों प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वो होता है 90% जो है जल का जो है इसमें भाग होता है प्लाज्मा के अंदर। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों कि जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है। तो प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति या रासायनिक संदीप्ति या बुदबुदन। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा दोस्तों कि रासायनिक प्रदीप्ति के कारण जो है जुगनू जो है ये शीत प्रकाश देते हैं। देखो जुगनू जो है रात में भी चमकते रहते हैं तो वो जो है रासायनिक संदीप्ति के कारण। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये सेम क्वेश्चन कितनी बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं दोस्तों, ये आप जो है इस क्लास को देखिए और आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। और ऐसे रिपीटेड प्रश्न हैं जो पिछले अगर 10 साल में जितनी परीक्षाएं हुई हैं तो उसमें ये प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। और अगला प्रश्न देखें, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। अमीनो यौगिक, एल्हाइड्रिक यौगिक और सल्फर यौगिक या नाइट्रो यौगिक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर आप इसको टिक करें, बिल्कुल इसको बताएं, सोचें कि ऑप्शन ए इसका सही है कि जो अमीनो यौगिक है, अमीनो यौगिक के कारण मछली जब मर जाती है तो उसकी बॉडी से दुर्गंध आने लगती है।
दोस्तों अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दांत का कौन सा भाग जो है इनेमल से ढका रहता है, दंत शिखर, जड़ या दंत स्थिति या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारे दांत हैं, हमारे दांत जो इनेमल ये ढक के रखा है इनको, तो ये क्या ढक के रखा है, दंत शिखर को। जैसे यहाँ से दांत निकलता है तो ये इनेमल जो है ये इतने को पूरा जो है ढक के रखता है, और यही चबाने वाले दांत हमारे थोड़े थोड़े बाहर रहते हैं। तो वो जो इनेमल कौन सा भाग मतलब मसूड़े जो हैं हमारे, वो कौन से भाग को ढक लेते हैं, तो वो दंत शिखर को ढक के रखते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या घट जाती है। ऑप्शन बी बढ़ती है, पहले घटती है पुनः बढ़ती है, या कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों हवा का तापमान जब बढ़ेगा तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही उत्तर है। बर्फ जो है, बर्फ जमी झील, ये दोस्तों जमी लिखा हुआ है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। अब जब जैसे बर्फ़ जमी रहती है आप देखें कि, और उसके नीचे जो मछलियां हैं वो मछलियां जीवित रहती हैं। तो मछलियां नियत तापी जीव हैं। मछलियां बर्फ़ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जम पाता या ऊष्मा बर्फ़ के उत्तम चालक हैं। तो जो इसका ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी सही है कि जो झील की तली होती है, जो सबसे नीचे पानी होता है, तो ये बर्फ़ जो जमी रहती है दोस्तों, ये बर्फ़ ऊपर ही ऊपर झील के जमी रहती है, जबकि नीचे उसकी गहराई में, उसकी तली में जो है पानी जो है जमा नहीं रहता। पानी बिल्कुल तरल अवस्था में रहता है और ठोस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। जल का जो संबंध समुद्र से है वही जीन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अमीनो अम्ल से, गुणसूत्र से, प्रोटीन से या पादप रसायन से। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि जीन का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, तो वो गुणसूत्र से हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी इसमें सही है कि गुणसूत्र जो है का संबंध सीधे सीधे किससे है, जीन से है। इसे आपको याद रखना है कि जल का जो संबंध किससे है, समुद्र से है। जल अंतिम में कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है। और जीन जो होता है वो जीन जो है गुणसूत्र से रिलेटिव है। ये गुणसूत्र जो है हर व्यक्ति के अंदर जो है एक अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और प्रोटीनेशियंस। तो जो दोस्तों प्रकृति में ज्ञात जो सभी एंजाइम हैं वो क्या हैं, वो सब हैं प्रोटीन। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है कि प्रकृति में ज्ञात जितने भी एंजाइम हैं वो सब क्या हैं, वो प्रोटीन हैं। अगला प्रश्न देखिए, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। हुक ने किया था, ब्राउन ने किया था, स्लीडन एंड सॉन ने किया था, या एफ.जी. वेंटिंग ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये एफ.जी. वेंटिंग महोदय जो हैं, ऑप्शन डी जो है ये हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार इन्होंने किया था, जो मधुमेह के उपचार में इसका प्रयोग होता है। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में या कि फ्रांस में। तो जो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही है कि दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव के हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, मानव हृदय का प्रथम शैल्य प्रतिरोपण कब हुआ दोस्तों। तो इसको जो है किसने किया था, इसको किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि मानव हृदय का प्रथम शैल्य प्रतिरूपण जो किया था वो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड जी ने। इन्हें आपको याद रखना है, मानव हृदय का ही प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति हैं ये। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। ये टॉप 50 क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। घरेलू मक्खी खटमल तोता, मच्छर चमगादड़ उल्लू, मच्छर गौरैया हिरण, उल्लू चमगादड़ कुत्ता। तो दोस्तों ये जो मच्छर हैं, मच्छर आप देखें कि रात में तो बिल्कुल रात में भी चलते हैं, दिन में भी ये काटते रहते हैं, लेकिन ये रात्रिचर में आते हैं। चमगादड़ और उल्लू आपको रात में ही उड़ते दिखेंगे, और कभी कभी दिन में भी दिख जाए तो वो अनफॉर्चुनेट वो दिख गए तो दिख गए, बाकी ये रात्रिचर जंतु हैं। ये जो है दिन में नहीं चलते हैं, रात में ही सबसे ज़्यादा ये अपना आतंक फैलाते हैं। श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है, श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है ऐसे जुड़वा के लिए जिसमें एक नर और एक मादा हो।
ऐसे जुड़वा के लिए जिसमें दोनों मादा होते हैं, ऐसे जुड़वा के लिए जिसमें श्याम की एक बीमारी सी होती है, ऐसे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जिसका ऑप्शन डी है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही है कि कुछ ऐसे जुड़वा लोग आपको दिखेंगे जिनकी जो है मुंडी तो दो है लेकिन पूरी बॉडी ही एक रहती है, पूरी बॉडी एक रहती है, उन्हीं को श्यामी जुड़वा कहा जाता है। इसे आपको याद रख लेना है, श्यामी जुड़वा प्रयोग होता है ऐसे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, जी एस खुश या बी पी पाल? आप इसका जो आंसर बताएं दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर टाइप करते रहें कि क्या जो है इसका सही आंसर है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है कि नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज? तो जो इसका ऑप्शन बी है दोस्तों, सेलुलोज। ये सेलुलोज जो है ये प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज की अपेक्षा सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाता है, तो सेलुलोज पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? HIV, एड्स, पोलियो, निरक्षरता या बेरोजगारी? तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन ए है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इस एड्स को जो है समाप्त करने के लिए जो है संकल्प परियोजना चलाई गई थी। अगला देखें दोस्तों, आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? कारा से, पॉलीसाइफेनिया से, लैमिनेरिया से या स्पायरोगायरा से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है कि आयोडीन जो प्राप्त होता है वो लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने या जॉन साल्क ने? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है कि जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज जो है किया था, जॉन साल्क ने। अगला देखें दोस्तों, ये हर घर में आपको मिलेगा कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित क्या करते हैं? सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल या कार्बोलिक अम्ल? तो दोस्तों प्याज का छिलका जब हम लोग निकालते हैं तो जो है अपना सलाद बनाने के लिए या सब्जी काटने के लिए, तो आप देखें कि ये सल्फेनिक अम्ल जो है निष्कासित करता है, जिसके कारण से जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा और हमारे आंख से आंसू निकलने लगते हैं। दोस्तों आप भी मेहनत करें, मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलती है और आप अच्छी दिशा में मेहनत कर रहे हैं। ये स्मार्ट स्टडी क्लासेस के ऐसे प्रश्न हैं कि जो आपको बिल्कुल आपकी परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। दोस्तों इसके बाद हमारी 2 क्लासेस, इसके बाद संविधान की, और आप संविधान की भी देखें, और इसके बाद कंप्यूटर की बेहतरीन क्लासेस हैं उनको भी आप देखें, और साइंस की 2 क्लास आप जरूर देखें कि जिसमें आपको ये मिलेगा कि विज्ञान से जो आने वाले प्रश्न हैं, अगर आपने हमारे टॉप 50 वाली तीनों श्रृंखला आपने देख ली है तो उस श्रृंखला से आपको जो है 100% जो है विज्ञान से आने वाले प्रश्न के लिए और कोई वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सिसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या एंथोसाइनिन की उपस्थिति? तो दोस्तों इस जो कैप्साइसिन होता है, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्ची तीखी लगती है। कि तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तो ये मिर्ची जो तीखी लगती है दोस्तों, वो कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्ची तीखी लगती है, इसी कारण से मिर्ची तीखी होती है। अब ये देखें दोस्तों कि ये जो सांप महोदय हैं, ये सांप की विष ग्रंथि कौन सी होती है? ओष्ठ में होती है, अश्रु ग्रंथि है, वसा ग्रंथि है या लार ग्रंथि? तो दोस्तों सांपों का जो विष ग्रंथि है, जो इनके जो है मुंह में लार टपकता रहता है, ये लार ही इनका विष होता है, और जब ये डस लेते हैं तो अपने लार को उसी में छोड़ देते हैं, और जिसके कारण से इनकी लार हमारे बॉडी में जब एंट्री कर जाती है तो जो है कई सांप ऐसे होते हैं जिनको काटने के बाद मृत्यु तक हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा भारत में हरी खाद बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? गेहूं, सनई, कपास, धान? तो दोस्तों आप गाँव के जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सनई बोई जाती है और फिर उसको हैरो से लगा के खेत में फिर से उसकी जुताई कर देते हैं, और वो मिट्टी जो है, हैरो जो है वो मिट्टी को फिर से पलट देता है छोटे छोटे टुकड़ों में करके इस सनई को, और ये जो है हमारे खेत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक खाद है, और इसी का प्रयोग हमारे यहाँ जो है खाद के रूप में किया जाता है।
क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है, तो ये लोहे में है, तांबा में है, मैग्नीशियम में है या कि मैग्नीज में। तो ये क्लोरोफिल जो है दोस्तों ये मैग्नीशियम में पाया जाता है। ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? नाइट्रोजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना या ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। तो दोस्तों जब हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। आपने हमारी विज्ञान वाली क्लासेस में, आप स्टैटिक जीके वाली क्लासेस में आपने हमको जो है उस क्लास में आपने देखा है कि जो धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेजन के वनों को कहा जाता है, और अमेजन में सर्वाधिक वन है, इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और जो है ऑक्सीजन हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए छोड़ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यही होता है। आप हमारी स्टैटिक जीके की भी क्लास देखें दोस्तों, आप जुड़ें विश्व का इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आपको नाटो के बारे में, अमेरिका की क्रांति के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ये क्लासेस आप जरूर देखें दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और आपके अध्ययन की संपूर्ण सामग्री स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर मौजूद है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसे भी हमारे वीडियो अपलोड हों आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। पादपों द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन या कि फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो दोस्तों पादपों द्वारा जब अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया है तो ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है दोस्तों। अगला देखें, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? रसाकर्षण, शोषण या प्रकाश संश्लेषण या रस संकुचन। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात्रि में होता है, दिन में अथवा रात्रि में या केवल दिन में दोस्तों? तो ये दिन अथवा रात्रि में ये जो है प्रकाश संश्लेषण ये पौधे जो है अपनी क्रिया दिन या रात दोनों में ही कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे करते हैं और इसी से अपना भोजन वो लोग पकाते हैं, बनाते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? कौन सी गैस? CO है दोस्तों, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, N2 है, O2 है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें आपको सीधे इसी प्रकार का पूछ लिया जाता है कि गैसों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आवश्यक है दोस्तों। और आपका जो है ये जो तीनों हैं CO, N2 और O2 ये सब जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो चूँकि पौधे करते हैं, और जब ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो आप देखें कि हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, इन लोग ऑक्सीजन को छोड़ते रहते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, और यही CO2 इनको चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। अगला देखें दोस्तों, यदि चूना पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबोया जाए तो बुदबुद उत्पन्न होता है। यह बुदबुद किसके कारण होता है? हाइड्रोजन के कारण, ऑक्सीजन, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों कि ये जो चूना पत्थर के टुकड़े को पानी में हम डुबाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके कारण इसमें बुदबुद जो होता है, आप देखें कि इसमें जो है बिल्कुल फेना टाइप का निकलने लगता है, बुलबुला निकलने लगता है जैसे ही चूने को आप जो है पानी में डालें। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है के कारण ये ऐसा होता है कि जो चूना पत्थर उसमें उबलने लगता है। अगला देखें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे भारत से रिलेटिव। वेंकट रमन रामकृष्णन को उनके द्वारा योगदान के लिए 2009 का रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि राइबोसोमल असेंबली में आणविक रूलर को पहचानना जो कोशिकाओं को प्रोटीन का त्रुटिहीन संश्लेषण सुनिश्चित करता है, एक जीविक रक्षी प्रतिजैविक समूह का संश्लेषण, या जेलीफिश के हरे प्रदीप्तिशील प्रोटीन पर कार्य, कोशिका में राइबोसोम्स के बृहद उप एककों को सफलतापूर्वक क्रिस्टलित करना। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा कि
जो हमारे वेंकट रामकृष्णन को जो है राइबोसोमल असेंबली में आणविक रूलर को पहचानना, जो कोशिकाओं में प्रोटीन का त्रुटिहीन संश्लेषण सुनिश्चित करता है, इसके लिए इनको 2009 का जो है रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था वेंकट रमन जी को। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक नूडल्स बनाने के दौरान प्रायः सुरुचिकर्मक के रूप में उपयोग होता है? केसर, दालचीनी, जैतून का तेल, अजीनोमोटो। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जब आप मैगी खाने जाते हैं, जब आप चाउमीन खाने जाते हैं, तो वो नूडल्स में दोस्तों ये अजीनोमोटो को डाला जाता है, जिससे बहुत ही टेस्टी लगने लगता है। ये क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, स्वच्छ जल में विद्युत धारा पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक जल में डाला जाता है? केरोसिन डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, नींबू का रस डालते हैं, चीनी डालते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी सही है कि नींबू का रस डालते हैं स्वच्छ जल में विद्युत धारा को पारित करने के लिए। कि नींबू का रस जो है देखो कितना काम में आता है कि स्वच्छ जल में विद्युत धारा पारित करने के लिए इसको उसमें डाल दिया जाए नींबू के रस को, तो वो धारा आराम से विद्युत धारा पारित हो जाती है। ये दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नौकाओं के निर्माण में इस्तेमाल होता है क्योंकि वह समुद्री जल से संचारित नहीं होता है? टंगस्टन, निकेल, एंटीमनी या टाइटेनियम। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है ये टाइटेनियम जो होता है ये समुद्री जल से क्षरित नहीं होता है, और ये समुद्री जल से क्षरित ना होने के कारण जो नौकाएँ बनाई जाती हैं, जो हमारे पोत नौजहाज वगैरह सब बने हैं, इसमें इनका प्रयोग टाइटेनियम का प्रयोग होता है। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? हमारी ये क्लास आप 100% आपको जो है सफलता दिलाएगी। आप हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को सब्सक्राइब करें, और ये टॉप 50 प्रश्न जो कई बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं और आपकी परीक्षा में फिर से देखने को मिलेंगे, ये क्लास आपको कितनी उपयोगी लगी आप जरूर बताएं दोस्तों। प्रश्नों की क्या क्वालिटी है, आपने हमारे वीडियो को अभी तक इतनी महत्वपूर्ण क्लास जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपसे मिलते हैं विज्ञान की टॉप महत्वपूर्ण श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक आप इसको 1-2 बार जरूर रिवीजन करें, हमारे स्टैटिक जीके वाली क्लास जरूर देखें, संविधान की क्लासेस देखें, कंप्यूटर की क्लासेस देखें, जियोग्राफी की क्लासेस देखें, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण की महत्वपूर्ण क्लासेस देखें। ये सभी क्लासेस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।